नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय खबरों में एक और अपडेट के साथ। और अपडेट यह है कि इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा सीज फायर था वो फायर में बदल गया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक हमास के ऊपर कर दी है। लगभग 250 लोगों के वापस से मारे जाने की खबर है। 14,000 से कहीं अधिक ऑलरेडी लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं और फिर से ये नंबर काउंट शुरू हो चुका है। इसी बीच में इजराइल ने अब कहा है कि वो फिर से सीज फायर नहीं करेगा और अगर करता है तो तभी जब हमास को मिटा देगा। कितने लोग अभी तक इजराइल के वापस आए, कितने हमास को वापस लोग मिले, ये सारी चर्चा आज के सेशन में होगी। क्योंकि अब दुनिया के अंदर रुख नेतन्याहू का देखने वाला होगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से कह चुके हैं कि अब हम हमास के लीडर्स को दुनिया में जहां भी हैं उन्हें टारगेट करेंगे, खत्म करेंगे। इसी कारण से अर्दगन बाहर निकल कर आए और कहा कि वो इजराइल को पनिशमेंट दिलाने के लिए वर्ल्ड की कोर्ट में जाएंगे और इजराइल को अपनी तरफ से वॉर क्रिमिनल घोषित करवाएंगे। क्योंकि हमास लीडर्स को मारने की जो नेतन्याहू की कसम है, उस कसम से निश्चित ही हमास के लीडर्स में तो टेंशन होगी ही, लेकिन हमास को समर्थन देने वाले लोग जो कि उसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं वो भी अब चिंतित होंगे। चिंता अपनी तरफ है लेकिन चिताएं बिछना शुरू हो चुकी हैं। खबर है इजराइल हमास वॉर का और इसके अंदर चर्चा निकल कर आ रही है कि अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच में एक और अपडेट निकल कर आता है कि इजरायली जहाजों पर ईरान की शह से हाल ही में हूदी विद्रोहियों के द्वारा हमला किया गया है रेड सी के अंदर। तमाम खबरें हैं, विस्तार से हैं, लेकिन उससे पहले है संघर्ष विराम की जो ये सूचना हमने आपसे साझा की थी, इसी साझा सूचना के दौर में हमने एक और वीडियो किया और आपको बताया कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के लिए वोटिंग हुई थी गोलन हाइट्स और गाजा पट्टी को लेकर के कि इजराइल ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है वो उन्हें छोड़ दे। इन सभी के बीच में इजराइल ने हमास पर हाल ही में लंबे एक हफ्ते से चले आ रहे इस संघर्ष विराम को फिर से शुरू कर दिया है। शुरू करने के कारण तलाशे गए तो जानकारी निकल कर आई कि इजराइल ने हमास के द्वारा शर्तें तोड़ने पर ऐसा किया है। शर्तें कौन सी टूटी ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन अभी तक संघर्ष विराम जब हुआ था तो बड़ी वजह थी कि इजराइल के जो बंधक हमास ने बना रखे हैं वो वापस छुड़वाए जाएंगे और इधर से फिलिस्तीन के जो लोग इजराइल ने बंधक बना रखे हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। अलग अलग अखबारों में अलग अलग आंकड़े हैं। पता चलता है कि लगभग 105 से लेकर 110 के बीच में इजरायली नागरिक हमास की गिरफ्त से छुड़ा दिए गए हैं और वो फिलहाल वापस लौट करके इजराइल के पास पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 250 के आसपास फिलिस्तीनी हैं जिन्हें इजराइल ने अपनी बंधक से छोड़ करके हमास के पास या गाजा पट्टी में भेजा है। इस संघर्ष विराम को वापस बढ़ाने की तमाम कोशिशें हुई लेकिन यह काम नहीं आ सकी, और काम नहीं आ सकी उसके पीछे के कारण निकल के आने लगे कि ये प्रयास तो 1 दिसंबर की रात तक चलते रहे कि इनका संघर्ष विराम और लंबा हो और फंसे हुए नागरिक वापस निकल कर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कारण निकल कर आया कि हमास ने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही संघर्ष विराम खत्म हुआ, रविवार वाले दिन खुद एंटनी ब्लिंकन यूएस के विदेश मंत्री उड़कर दुबई पहुंचते हैं। गल्फ देशों में पहुंचकर वो अपनी तरफ से बताते हैं कि हमास ने वादा तोड़ दिया, हमास ने वादा तोड़ दिया, अब हम इजराइल को नहीं रोक सकते। ऐसा कौन सा वादा तोड़ दिया? तो सुर्खी देखें आप, यहां पर आप देख सकते हैं हमास फॉर ब्रोकन ट्रुस, क्योंकि इन्होंने वादा तोड़ा है। क्या था? आप जरा सुर्खी देखें, 30 नवंबर की है, जिसमें दिख रहा है 4 किल्ड 5 इंजर्ड इन हमास क्लेम्ड टेरर शूटिंग एट यरूशलेम बस स्टॉप। हुआ क्या? अल्टीमेटली जहां गाजा पट्टी में शांति की बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का यरूशलेम वाला जो हिस्सा है, पूर्वी यरूशलेम, वो वेस्ट बैंक से टच होता है। वेस्ट बैंक भी फिलिस्तीन है। जहां एक और संघर्ष विराम चल रहा है गाजा पट्टी और इजराइल में, वहीं दूसरी ओर वेस्ट बैंक में बैठे जो आतंकी हैं या कहिए कि जो हमास समर्थक हैं, उनके द्वारा हमला कर दिया गया इजराइल पर और उसकी वजह से 4 इजरायली मारे गए। बस स्टॉप पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी खुद हमास ने ले ली। ऐसी स्थिति में जहां एक और आप संघर्ष विराम की बात कर रहे हो और वहीं दूसरी तरफ आप इजराइल पर बम बरसा दें, यह दर्शाता है कि इनको अपने लोगों की जान की कोई कद्र ही नहीं है। आप इस बात से विचार कर सकते हैं कि लगभग इतने दिन से चले आ रहे इस संघर्ष में अब तक ना जाने 14-15 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। 200 लोगों को तब से हमास अपने गिरफ्त में लिए बैठा है और फिर से लोगों को मारने के लिए आगे भेज रहा है। यह इनकी मतलब अलग ही सोच है और इनके अंदर की अलग ही बर्बरता है कि अपने इतने लोगों को मरता हुआ देखकर भी हमास नहीं अपने आप को समझा पा रहा है कि उसे क्या अल्टीमेटली चाहिए। इसी बीच में यमन के जो हूदी विद्रोही हैं, उनके द्वारा रेड सी में चल रहे कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए हैं। आपको याद होगा हाल ही से कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि इजरायली जहाज समझकर भारत आ रहे एक जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। उसी की तर्ज पर इस लाल सागर पर अभी 3 और कमर्शियल जहाजों पर इस यमन नामक देश से हमले हुए हैं। आप इन हमलों की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन इस लोकेशन को एक बार जान लें। देखिए, एक तरफ अगर आपको भारत दिखाई पड़ता है तो अरब सागर, और अरब सागर के बाद गल्फ ऑफ आदेन, पश्चिम की तरफ चलने पर बाब अल मंडल नाम से स्ट्रेट, और इसके बाद लाल सागर। लाल सागर से जब आप इस स्ट्रेट की तरफ आते हैं तो यमन नामक देश अपनी तरफ से
इंटरनल इम्बैलेंस से परेशान है, यहां पर लंबे समय से सिविल वॉर की स्थिति है, यहां पर ईरान से और सऊदी से समर्थित जो लोग हैं वो अपने अपने संगठन बना के चलते हैं। इनमें से ईरान से समर्थित जो आतंकी हैं या कहिए शिया मिलिशिया हैं वो हुदियों के नाम से जाने जाते हैं, हुतियों के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो हुती हैं उन्हीं के द्वारा अब इस लाल सागर से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। लगभग इनके बॉर्डर से या फिर कहिए कि यमन के बॉर्डर से लगभग 101 किलोमीटर दूर शिप कंटेनर को नुकसान पहुंचाने की खबर निकलकर आई है। 2 इजरायली जहाजों को हाल ही में टारगेट किया है, जिनमें से एक का नाम यूनिटी एक्सप्लोरर है और एक का नाम नंबर 9 है। एक वीडियो फुटेज भी काफी वायरल हुई है जिसमें कि एक जहाज पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है, आप इसे देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ड्रोन से यहां पर यमन के आतंकियों ने, हुतियों ने हमले किए हैं इन कमर्शियल जहाजों पर। ये कमर्शियल जहाज मालवाहक जहाज हैं और इजरायली जहाज लेकर के दुनिया भर में व्यापार के लिए निकले हुए हैं। इन्हें अब टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि दुनिया में यह स्थिति अस्थिरता पैदा करेगी और अस्थिरता की स्थिति में व्यापार लाइनें प्रभावित होना ईरान की कायराना हरकत को दर्शाता है। आपको याद होगा आज से कुछ समय पूर्व भी, लास्ट टाइम जब मैंने इंडिया वाली बात आपसे कही थी उस समय भी हुआ था कि कुछ इस प्रकार से हेलीकॉप्टर से आकर के हुतियों ने भारत आ रहे जहाज को हाईजैक किया था। बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से इन्होंने जहाज को हाईजैक किया था। ये हुती इसे जहाज को लेकर के यमन चले गए थे। कहने का मतलब है कि इस रूट को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। तभी तो नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब वो हमास के नेताओं को, क्योंकि दुनिया भर में हमास के नेता कहीं कोई कतर में बैठा है, कहीं कोई दुबई में बैठा है, कहीं तुर्की में बैठा है, मोसाद को फ्री हैंड है कि वो भारत के अज्ञात लोगों की तरह ही जाकर इनका शिकार करे। यहां पर आप देख सकते हैं, इजराइल प्लान्स टू किल हमास लीडर अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर वॉर। आप यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार की खबर देख सकते हैं, जिनमें इन्हें अब टारगेट करने का प्लान बनाया गया है। इस बात को सुनने के बाद जहां हमास के लीडरों में बेचैनी है, वहीं दूसरी ओर हमास को आतंकी ना मानने वाले अर्दगन के अंदर भी बेचैनी है और वो कहते हैं कि नेतन्याहू बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ गाजा है। बुचर ऑफ गुजरात जो शब्द है ना, ये मोदी जी के लिए यूज किया गया था, अमेरिका के अंदर काफी टर्म हुआ था। अब नेतन्याहू को बुचर ऑफ गाजा नाम दे दिया गया है और बोले इन्होंने गाजा के अंदर लोगों की हत्या की है। ऐसी स्थिति में अर्दगन ने कहा है कि इजराइल, नेतन्याहू का जो इजराइल है और वो पूरी तरह से इसे वॉर क्रिमिनल घोषित करने का प्रयास करेंगे। आप इनका बयान भी देख सकते हैं, चूंकि ये टर्किश भाषा में था, आपको समझ नहीं आएगा तो आप नीचे पढ़कर देख सकते हैं। इनका कहना है कि इजराइल से अगर पूछा जाए कि क्या उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो मना करेगा, लेकिन वो रखता है। ये पूरी तरह से गाजा को अपने प्रभाव से खत्म कर रहा है और ऐसी स्थिति में वहां पर हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं और ऐसी स्थिति में हम इसे एज ए वॉर क्रिमिनल घोषित कराना चाहते हैं, ऐसा अर्दगन का कहना है। अर्दगन के इन बयानों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि अर्दगन अपनी तरफ से उस अपीजमेंट का कार्य कर रहे हैं सो दैट कि अरब वर्ल्ड, जैसे हाल ही में कतर एक बड़ा मसीहा बनकर निकल कर आया, वैसा तुर्की के लोग चाहते हैं कि वो भी अपनी वैल्यू को साइडलाइन होता ना देखें। हमास उन्हें काउंट ही नहीं कर रहा है, इस वजह से ये इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं। बट एनीवे, फिलहाल के लिए अब कहा गया है हमास के द्वारा भी कि वो अब किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन, संधि, युद्ध विराम पर नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसके भी युद्ध के बाद शुरू हुए इस हमले में लगभग 200 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा बना रहा और वो ये है, इजराइल ने जब गाजा पर हमला किया तो कहा कि अंडरग्राउंड टनल्स में लोगों को छुपा के रखा गया है। अंडरग्राउंड टनल्स में हमले होने के बावजूद भी अपने लोगों को इजराइल नहीं छुड़ा पाया। अल्टीमेटली वो लोग हैं कहां? इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल का एयर सर्विलांस कहीं ना कहीं पुअर सर्विलांस सिस्टम दिखाई पड़ा। वो गाजा पट्टी के ऊपर घूमते हुए अपने जहाजों से या सर्विलांस सिस्टम से ये नहीं ढूंढ पाए कि बंधकों को कहां और कैसे रखा गया है। यही कारण है कि अब यूके ने कहा है कि इट विल स्टार्ट गाजा सर्विलांस फ्लाइट्स टू हेल्प फाइंड हॉस्टेजेस फ्रॉम इजराइल। अब इसमें कहा गया है कि ये इस प्रकार से अपने ड्रोन उड़ाएगा गाजा के ऊपर, अपने उन फाइटर ड्रोन्स को उड़ाएगा जिनसे वो गाजा में अगर कहीं हॉस्टेज रखे गए हैं तो उनकी निगरानी कर सके। क्योंकि ये बड़ी अपने आप में बड़ी वो बनकर निकली है कि हमास ने इतने दिन से बंधकों को बना के रखा हुआ है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस बंधकों को रिहा नहीं करवा पाई। इतनी सी जगह में आपको पता होना चाहिए कि गाजा लगभग 40 किलोमीटर लंबा शहर है और लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा है। 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, उसमें भी आधे क्षेत्र पर लगभग 20 किलोमीटर इजराइल कब्जा कर चुका है। उसके बावजूद बचे हुए क्षेत्र में बंधक कहां हैं यह जांचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी सी जगह पर लगभग 23 लाख लोग रहते हैं। दुनिया के सबसे सघन क्षेत्रों में, बसावट में इसको काउंट किया जाता है। अब यहां से आगे की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि इजराइल ने अरब देशों से कहा है कि वो इस गाजा पट्टी पर बफर जोन बनाने का प्रयास करेगा। अब ये बफर जोन की क्या कहानी है ये भी समझ लीजिए। असल में जो गाजा का क्षेत्र है, अगर आप इसे मैप पर देखें तो आप इसे ऐसे समझिए कि देखिए गाजा सिटी, गाजा ये पूरा की पूरा लगभग 40 किलोमीटर का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में यहां तक तो ये लगभग कब्जा कर चुका है उत्तरी गाजा पर। अब इतना सा क्षेत्र, लगभग 40 की जगह 20 बाई 12 का क्षेत्र बचा हुआ है जिस पर कि अब गाजा के लोग रहते हैं। इस बीच में इजराइल कहता है कि वो बॉर्डर जगह पर एक बफर जोन क्रिएट करेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से। मतलब ये कि गाजा के लोग इस तरफ रहेंगे और इस तरफ इजराइल रहेगा, बीच की जगह खाली रहेगी।
इस खाली जगह पर कोई भी नहीं रहेगा। और यह बफर जोन इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से गाजा की तरफ से हमास के आतंकियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर, तार तोड़कर एंट्री अंदर की थी, उससे निश्चित ही भविष्य में भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम एक ऐसी जगह बना देंगे जिसे तोड़कर ये लोग एंट्री करेंगे नहीं और इस जगह की हम निगरानी करते रहेंगे। इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि इस क्षेत्र पर अब हम और कब्जा कर लेंगे, यानी कि थोड़ा गाजा पट्टी अब और छोटा हो जाएगा। इजराइल के द्वारा इस बात को अपने पड़ोसी इजिप्ट और जॉर्डन को बता दिया गया है कि वो इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस विषय पर क्या दुनिया रिएक्शन देती है, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल ने गाजा के एक और हिस्से पर कब्जे का निर्णय ले लिया है। अगर बफर जोन बनता है तो आने वाले समय में कई दिक्कतें हो सकती हैं। उन दिक्कतों में से सबसे बड़ी दिक्कत है इस गाजा में रहने वाले लोगों के लिए जगह का कम होना, और जगह के कम होने से पॉपुलेशन डेंसिटी का बढ़ते हुए यहां की सुख सुविधाओं पर या संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी, अपडेटेड जानकारी पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो अपने साथियों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हमने